दोस्तों, जब दर्शन भाई ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा तो मैंने उनसे कई बार माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उनका इंसिस्टेंस इतना था कि मना करना मुश्किल हुआ। और माफी इसलिए मांगनी चाहिए कि मैं अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग में या उसका हिस्सा बिल्कुल नहीं मानती, मैं हूं भी नहीं। अपूर्वानंद से भी मैंने ये कहा कि भाई आप वहां पे हैं तो उसके बाद या उससे पहले मैं क्या कहूंगी मुझे नहीं मालूम। जो सब्जेक्ट यहाँ पे है, जो विषय है, उसके बारे में तो मैं बिल्कुल ही बात नहीं करती, क्योंकि नहीं कर सकती। और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कहने में कि मैं अपने आप को जाहिल समझती हूँ। जहां तक ये सारे विचारों की बात है, मैं एक जमीनी कार्यकर्ता हूं। जो कुछ देखा है, महसूस किया है या खुद किया है अपने हाथों से, उसके बारे में कुछ चीजें आपसे जरूर शेयर कर सकती हूँ, जो जिनमें इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स जो है नेशनलिज्म की और ये सारी शायद नहीं आएंगी, क्योंकि मैं काबिल नहीं हूं कि उन चीजों पे बात कर सकूं। मेरा मानना है कि हर समाज में अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो सपने देखते हैं। यहाँ सपनों की काफी बात हुई। कुछ सपने ऐसे जो टूट गए, कुछ सपने ऐसे जो सही रास्ते पे नहीं जा सके। और मैं उन व्यक्तियों में से एक हूं जो बड़े सपने देखने में यकीन रखती हूँ। मैं ये भी समझती हूँ कि हर समाज में हर सपना जो है वो बराबरी का नहीं देखा जाता। इसी समाज में, हमारे ही समाज में ऐसे लोग हैं और रहे हैं हजारों साल से, जिन्होंने सपना ऐसा देखा है जो नफरत का सपना रहा है, जिन्होंने ऐसा सपना देखा है जो विभाजन का सपना रहा है, जिन्होंने ऐसा सपना देखा है जो ऊंच नीच का सपना रहा है। लेकिन इसी समाज में ऐसे लोग भी हैं और ऐसी ताकतें भी रही जिन्होंने एक बराबरी का सपना देखा और जिन्होंने ये चाहा कि हम अपने देश को एक ऐसा देश बना सके जहां पे सब लोग बराबर हो, जहां पे जाति व्यवस्था ना हो, जहां पे ऊंच नीच ना हो, जहां पे सवर्ण और दलित और वाल्मीकि की बात ना हो। ऐसा समाज जहां पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ना हो। और ऐसी जो ताकतें थी, ऐसे जो लोग थे, उसमें एक बहुत बड़ा नाम जो आपका सबसे करीबी नाम है वो बाबा साहब अम्बेडकर का है। और उन्होंने ना सिर्फ वो सपना देखा बल्कि हमको एक संविधान दिया, ऐसा संविधान जो शायद पूरी दुनिया में बहुत प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशंस में जिसका नाम आता है। और उसमें बहुत बुलंद शब्दों में ये लिखा कि आप किसी भी जाति के हों, ऊंची जाति, नीची जाति, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, औरत या मर्द, आपको इस देश में बराबरी का अधिकार मिलेगा। और हमको ये उम्मीद थी, हम तो खैर संविधान बनने की और आजादी पाने के कई साल बाद इस दुनिया में आए, पैदाइश हुई, लेकिन जब से होश संभाला ये उम्मीद थी कि हम इस देश को ऐसा देश बना पाएंगे जो उस संविधान के मूल्यों पे आगे जाएगा। और उसके लिए जितनी भी कोशिश थी, इंडिविजुअल तरीके से या और बहुत सारी ताकतों के साथ मिलके, ऐसे लोगों के साथ, ऐसी शक्तियों के साथ मिलके जिन्होंने वही सपना देखा था कि इस देश को एक बराबरी का देश, बराबरी का मुल्क बनाना है, उसमें कई सालों से जद्दोजहद की। लेकिन आज जिस हाल में हम खड़े हैं, मैं सिर्फ वाल्मीकि समाज की बात नहीं करना चाहती, क्योंकि आपके साथ जो कुछ हो रहा है, आपके साथ जो कुछ हुआ है, हजारों सालों से जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, मुझे लगता है उससे ज्यादा मैं कुछ आपको नहीं बता सकती। आप खुद अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जो कुछ आपको उत्पीड़ना हुई, जो आज भी जिस तरह का भेदभाव होता है, छुआछूत होती है, वो आप जानते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो हमारी बराबरी की लड़ाई है, इसमें कौन कौन से और लोग शामिल हैं, और हमको ये अपूर्वानंद ऑलरेडी कह चुके हैं, हमको क्या और प्रयास करने की जरूरत है कि वो दीपक जो बुझता हुआ आज की तारीख में दिखाई दे रहा है, वो रोशनी जो बिल्कुल अंधकार में खोती जा रही है, उसको अगर हमको बचाना है, उसको अगर उस अंधकार से निकालना है, तो आज के हिंदुस्तान में, आज के देश में हमको क्या क्या करने की जरूरत है, या क्या कैसे विचारों के बारे में सोचने की जरूरत है। क्योंकि आज से 10 साल 15 साल पहले यह हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे देश के इतने बुरे हालात हो जाएंगे कि आपके बोलने के अधिकार पे भी हमले आने लगेंगे। बोलने के अधिकार पे हमले पहले भी हुए, लेकिन जिस
व्यापक स्तर पे आज हमले हो रहे हैं, जिस व्यापक स्तर पे आज हमारी यूनिवर्सिटीज पे, विश्वविद्यालयों पे हमले हो रहे हैं, जहां से सोच पनपती है, ऐसी जगहें जो आपको प्रश्न करना सिखाती है, ये प्रश्न के वाल्मीकियों की स्थिति ऐसी क्यों है जैसी देश में है, ये प्रश्न करने की जगहों पे भी ऐसे हमले हो रहे हैं कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो प्रश्न भी ना कर सके, आगे आने वाली पीढ़ी आवाज भी ना उठा सके। ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट लीडर्स, ऐसे पॉलिटिशियंस जो ये, या सामाजिक कार्यकर्ता, या बुद्धिजीवी, या कलाकार, या राइटर्स जो इन आवाजों को उठा रहे हैं, उन पे खुलेआम हमले हो रहे हैं। मुझे याद नहीं कि कभी ऐसा हुआ हो कि एक बड़ा पब्लिशर, पेंगुइन जैसा पब्लिशर, छपी हुई किताब को पल्प कर दे, सिर्फ इस डर से कि उनके ऊपर हमला होगा। एक किताब को जो छप चुकी है, जो मार्केट में जाने वाली है या जा चुकी है, उसको वो पूरी किताब को वापस लाके और रद्दी में डाल दे। ये किसी भी देश के लिए बहुत खतरे के निशान होते हैं। मुझे याद नहीं किसने कहा था, लेकिन ये जर्मनी के दौरान ये कहा गया था कि जिस देश में किताबों को जलाया जाता है, वहां पे आदमियों को जलाया जाना बहुत दूर नहीं है। और ये हमने देखा है कि किताबों के जलने से शायद बात शुरू हुई, या फिल्मों पे हमले होने से बात शुरू हुई, या नाटकों पे हमले होने से बात शुरू हुई, और पिछले 2 साल में, 3 साल में हम लगातार देख रहे हैं कि चारों तरफ इस तरह से हमले हो रहे हैं, लोगों को जलाया जा रहा है, लिंच किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हो रहा था, पहले भी इसमें से बहुत सारी चीजें हो रही थी पूरे समाज के ऊपर, लेकिन अभी ये लगता है कि चारों तरफ से जो अलग अलग शक्तियां, जो कहीं अलग अलग कोनों में अपना उत्पीड़न कर रही थी, वो सब की सब एकजुट हो गई है। अभी ये लगता है कि एक ऐसा पूरा जाल है जो पूरे देश में फैलता जा रहा है, और उनके जो हाथ है, जो खूनी पंजा है, वो अब हर एक इंसान के गले तक पहुंचने लगा है। ये लगातार एहसास होता है। अब ये एहसास होता है कि आप घर में भी बैठे हुए हैं तो इसका कोई भरोसा नहीं है कि कल आपके घर पे 10 या 20 या 25 गुंडे आके हमला नहीं कर देंगे, क्योंकि आपने शायद वाल्मीकि समाज के समारोह में आके कुछ बोला होगा, या आपने कहीं और किसी और जगह भाषण देते हुए कोई सवाल उठा लिए होंगे, इसलिए आपका मुंह बंद करना जो है वो जरूरी हो जाएगा। मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि आगे आने वाले 2 सालों के बाद या 3 साल के बाद हम ऐसी भी मीटिंग कर पाएंगे जैसी मीटिंग हम आज कर रहे हैं। इसलिए ये जरूरी है कि जितने भी वर्ग हैं जो आज जिनके ऊपर हमला है, उनका एकजुट होना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण मैं आपको सिर्फ देना चाहती हूँ, एक आंकड़ा देना चाहती हूँ, वो आप जानते भी होंगे कि जो पूरे देश की हमारी संपत्ति है, उसमें जो 10% सबसे अमीर लोग हैं, वो 76% संपत्ति उनके पास है इस देश की, और बाकी जो 24% बचती है, उसमें से 18% अगले 20% के पास है, जो शायद इनको हम मिडिल क्लास कहते हैं, और जो 70% लोग उसके बाद बचते हैं, उनके पास इस देश की कुल संपत्ति का 6% हिस्सा है, जिसमें आप भी शामिल हैं, जिसमें आदिवासी शामिल है, जिसमें मुसलमान शामिल है, जिसमें सारे गरीब तबके, किसान शामिल हैं, जिसमें ज्यादातर औरतें शामिल हैं। अगर इन सारे तबकों को दबा के रखना है, अगर हमको ये इंश्योर करना है कि ये लोग सवाल ना पूछें कि देश की संपत्ति का सिर्फ 6% हमारे पास क्यों है, क्यों बाकी का सारा ऊपर के 30% के पास है, तो हमें, हमारे लिए, हमारे जो शासक वर्ग है, उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि हमेशा ऐसे मुद्दे उठाते रहें देश में कि आप सही प्रश्न ना करने पाए, आप ये प्रश्न बिल्कुल ना करने पाए कि ये संपत्ति का ये बंटवारा इस तरह का क्यों है, आप ये प्रश्न ना करने पाए कि इस संपत्ति के बंटवारे में जो 70% है, उसमें क्यों सारा का सारा वाल्मीकि और दलित समाज है, क्यों सारा जो स्वर्ण वर्ग है वो ऊपर के 30% में है। ये सवाल आप ना करने पाए, इसलिए हर रोज एक नया प्रश्न खड़ा किया जाता है। कभी वो प्रश्न होता है आतंकवाद का, आपको ये बताया जाता है कि इस देश में जो मुसलमान है रहने वाला, वो आतंकी है, और उससे आपको डर के रहना है, क्योंकि अगर आप मुसलमान से डर के नहीं रहेंगे तो वो तो आपके पड़ोस में रहता है।
वाल्मीकि और दलित बस्ती जहां होती है गांव में, उसके सामने ही मुसलमान बस्ती होती है, क्योंकि वो भी उतना ही गरीब है। और कहीं आप और वो मिलके सड़कों पे ना आ जाए ये पूछने कि भाई नौकरियां क्यों नहीं है, कि हमारी उस संपत्ति का क्या होगा जो तुम लूट रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि किसान और वाल्मीकि सब इकट्ठे मिल जाए और ये पूछने लगे कि हमारी जो जमीनें रोज हमसे छीन छीन के टाटा बिरला और अंबानी को दे रहे हो, अडानी को दे रहे हो, उसको रोकेगी कैसे। कहीं आप सड़कों पे उतर के अपने हक के लिए लड़ना ना शुरू कर दें। जब आप लड़ेंगे तो आपके ऊपर गोली चल जाएगी, 5 किसानों को मार दिया जाएगा और अगले ही दिन कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दिया जाएगा कि आप उस 5 किसान की मौत के बारे में बात ना करें। आपके सामने कोई राष्ट्रवाद का बखेड़ा आ जाएगा, आपके सामने कोई गौ माता का बखेड़ा आ जाएगा, कहीं पे गऊ का सर कटा मिल जाएगा या कहीं पे कुछ और हो जाएगा, या किसी का बयान आ जाएगा, या गलती से आमिर खान ये कह देगा कि मेरी बीवी कह रही थी हालात ऐसे खराब है कि चलो हम बाहर चलते हैं। ऐसा कोई भी मुद्दा हर रोज, जब से पिछले 3 साल से, खास तौर से जब से ये भक्षक हमारा प्रधानमंत्री बना है, तब से कोई एक दिन ऐसा नहीं है, कोई एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन आप चैन से अपने घर में सुकून से बैठ सके। आप भले कोई भी काम कर रहे हो, सिर्फ आप एक शाम अपने बच्चों के साथ बिता सके और ये सोच सके कि आज मैं चैन से खाना खाऊंगा। कोई एक दिन ऐसा नहीं किया। हर रोज एक नया तमाशा है। कभी वो सर के बल खड़ा हो जाता है, योगा करना बहुत जरूरी हो जाता है देश के लिए। कभी स्वच्छ भारत के नाम पे, सब जगह पे स्वच्छ भारत के नाम पे करोड़ों रुपए के इश्तिहार दिए जाते हैं अखबारों में। जमीन पे क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। कोई मोदी से पूछे कि ये जो लैट्रिन बना रहे हो, जिसमें न पानी है न सेप्टिक टैंक है, इसको साफ करने के लिए क्या फिर से मैला ढोने की जिम्मेदारी दोगे? स्वच्छ भारत के नाम पे एक तमाशा बना रखा है पूरे देश के अंदर। और अगर आप 1930 में जाएं और जर्मनी में जाके देखें कि जर्मनी में क्या क्या हो रहा था, आप एक तरफ लिखिए कि हिटलर क्या कर रहा था, दूसरी तरफ लिखिए कि मोदी क्या कर रहा है, आपको दिखाई देगा कि कुछ भी फर्क नहीं है। वहां पे भी गाय के गोश्त पे पाबंदी लग रही थी, वहां पे भी देश को स्वच्छ किया जा रहा था, वहां पे भी हिटलर ये बता रहा था कि मैं तो आम आदमी हूं, मैं तो देखो लोगों के साथ जाके फावड़ा उठा के सफाई करता हूं, यहाँ ये झाड़ू उठा के सफाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं। वहां उनको जीव बुरे लग रहे थे, यहाँ इनको मुसलमान और सारे पिछड़े वर्ग बुरे लग रहे हैं। दोनों जगह एक ही सा माहौल है। सवाल ये है कि ऐसे माहौल में जब ये ताकतें, जो फांसीवादी ताकतें हैं, जो चारों तरफ से हमने जो कुछ सोचा था, जो कुछ ख्वाब देखे थे, उनको रौंद रही है, जो कुछ बाबा साहब अम्बेडकर ने ख्वाब देखे थे इस देश को एक बराबरी का देश बनाने के, उसको बिल्कुल पूरी तरह से रौंदती जा रही है। उस वक्त हमारा क्या रोल होगा? कुछ लड़ाइयां होती हैं जो बहुत लंबी होती हैं। समाज में परिवर्तन एक दिन में नहीं आता। मैं बहुत बार जिक्र करती हूँ, अपना जिक्र करती हूँ कि आज से तकरीबन 80 साल पहले एक बहुत छोटे से यूपी के गांव में एक 9 साल की लड़की ने बुर्का पहनने से मना किया और कहा कि भाई स्कूल जा रहा है, मैं भी जाऊंगी, इसलिए मैं यहां खड़ी हूं, क्योंकि मेरी मां ने 80 साल पहले वो लड़ाई लड़ ली थी जो आज बहुत सारी औरतों को खुद लड़नी पड़ रही है। मैं आज इसलिए यहां हूं, लेकिन ये परिवर्तन एक पूरी जनरेशन के बाद आया है। हम जिन चीजों के लिए आज लड़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारी बच्चियां बैठी हैं, स्कूल जाती हैं, पढ़ाई करती हैं। मैंने अपना शुरू का एक्टिविज्म का पूरा टाइम जो है वो मुसलमान लड़कियों को पढ़ाने में लगाया है। ऐसी लड़कियां जिनको घर के अंदर बंद रखा जाता था निजामुद्दीन बस्ती में, क्योंकि उनके घर में इतने पुराने विचारों के लोग थे, मौलवी, जो जिनका ये मानना था कि लड़की को पढ़ना नहीं चाहिए। हालांकि कुरान में ये बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि इल्म हासिल करना है तो चीन जाओ। ये नहीं कहा था कि ए मर्दों तुम चीन जाओ, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं था। और उस जमाने में चीन में कोई कुरान को पढ़ाया नहीं जाता था, साइंस पढ़ाई जाती थी। तरक्की, आगे बहुत तरक्की की थी चीन ने पढ़ाई के, इसीलिए कहा था कि इल्म हासिल करने चीन जाओ। लेकिन उसी इस्लाम का हवाला देके लड़कियों को बंद करके घर में रखते थे। उन लड़कियों को मैंने पढ़ाना शुरू किया था। इसलिए कह रही हूं कि वो बच्चियां जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी,
आज उनके बच्चे, ये 38 साल पुरानी बात है, आज उनके बच्चे ऐसे हैं जो PhDs कर रहे हैं, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो म्यूजिक क्लासेस ले रहे हैं, वो गिटार बजा रहे हैं, जिसको आप कह रहे थे हराम है। आज उनकी 2 पीढ़ी के बाद बच्चे म्यूजिक स्कूल में जाके कोई मास्टर्स भी कर रहा है म्यूजिक में। तो परिवर्तन जो है वो, ऐसा परिवर्तन जो है वो पढ़ाई के जरिए, वो बहुत सारी सोशल प्रोसेसेस के जरिए बहुत लंबे अरसे में आता है। हो सकता है कि हम जाति के सारे जो भेदभाव हैं जिनके खिलाफ हमारी लड़ाई है वो अगले आने वाले 5 सालों में नहीं खत्म कर पाए, और कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक हजारों साल की लड़ाई है। इसमें अभी हमें बहुत मेहनत करनी है जाति खत्म करने में, जाति की जो भेदभाव है उन्हें खत्म करने में। लेकिन जाति के भेदभाव की हम बात भी नहीं कर पाएंगे अगर फांसीवादी ताकतों ने आके हमारे देश पे कब्जा कर लिया, और वो बहुत दूर नहीं है। वो एक एक करके हमारे देश के हर एक हिस्से में कब्जा करती जा रही है। जो पब्लिक स्पेसेस कहलाती है, हमारी सोच पे कब्जा करती जा रही है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो जब ये पूरा टेलीविजन चैनल पे 24/7 जब खबरें आती हैं तो उसमें यकीन कर लेते हैं। ये इन्होंने पूरा जिस तरह मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया खरीद लिया है और झूठ सुबह शाम बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। मुझे मालूम नहीं आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं इस जगह पे, लेकिन पिछले 2 दशकों में जिस तरह से आतंकवाद का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे कुछ साथी पंजाब के भी हैं और वो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि किस तरह आतंकवाद का इस्तेमाल करके बेकसूर लोगों को पंजाब में मौत के घाट उतारा गया। उसी तरह लगातार आतंकवाद के नाम पे एक पूरा नया दुश्मन खड़ा करने के लिए सैकड़ों मुसलमान बच्चों को उठाया गया। कहीं पे हमला हुआ और 500 मुसलमान लड़कों को उठा लिया गया। ये तो 2006 में जब नांदेड़ में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और हमारे साथी वहां जो थे उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग की तो पता चला कि आरएसएस के प्रचारक का घर है, उसके अंदर बम बन रहे हैं और गलती से बम फूट गया तो 2 बजरंग दल के लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद से पूरी तहकीकात शुरू हुई कि भाई सिलसिला क्या है। उससे पहले शायद हम भी यही सोचते थे कि जरूर पकड़ा है तो शायद कुछ गड़बड़ लोग होंगे। उसके बाद पूरा का पूरा चीजें सामने आनी शुरू हुई और पता चला कि आरएसएस का पूरा संघ परिवार का एक बड़ा आतंक का नेटवर्क है जो बॉम्ब बनाता है, जो बॉम्ब बनाने के साथ ना सिर्फ के बॉम्ब बनाता है, बॉम्ब ब्लास्ट करता है और अपने मेंबर्स को दाढ़ी मूछ लगा के, कुर्ते पहना के, शेरवानी पहना के बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े गए, कहीं सनातन धर्म के, कहीं और इस तरह से धीरे धीरे पर्दाफाश होना शुरू हुआ कि किस तरह हमारे मुल्क में नफरत के बीज बोने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी इन शक्तियों ने। जो संघ परिवार है उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी नफरत के बीज बोने के लिए, चाहे वो नीची जाति के खिलाफ हो, चाहे मुसलमानों के, चाहे क्रिश्चियंस के। और एक बात और कहूंगी कि मुझे क्रिश्चियंस का नाम लेके याद आ गया कि डांग एक जिला का है गुजरात में, जहां पे 80s से हमले हो रहे हैं क्रिश्चियंस पे। जब क्रिश्चियंस की बात आती है तो ये कहते हैं कि क्रिश्चियंस कन्वर्ट कर रहे हैं, क्रिश्चियंस हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं और इतने सालों में ईसाई ज्यादा हो जाएंगे और हिंदू कम हो जाएंगे, यही मुसलमानों के बारे में कहते हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ईसाई की जितनी परसेंटेज 1947 में थी उससे शायद 0.1% भी बढ़ी नहीं है। तो मुझे पता नहीं वो किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, चाहे वो अडवाणी हो, चाहे अडानी हो, चाहे मोदी जी के तो खैर है ही नहीं अगली कोई पीढ़ी, बाकी जिनकी अगली पीढ़ी है सबके सब क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने जाती है, सबके सब कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ने जाते हैं। कितने क्रिश्चियन होके बाहर निकले, इनसे कोई ये तो पूछे। या ये कहते हैं कि मुसलमान जो है 4 शादी करता है, उसके 25 बच्चे होते हैं। भाई औरतों की संख्या तो देश में रोज कम होती जा रही है। अगर 1000 मर्द हैं तो 851 यानी कितनी औरतें हैं, तो ये बाकी की 3 बीवियां कहां से आती हैं? कभी सोच के तो देखिए। सऊदी अरेबिया से आ रही है, पाकिस्तान से, कहां से ला रहे हैं हम इन बीवियों को? ऐसी चीजों के बारे में आम इंसान सोचता नहीं, लेकिन जो झूठ बोले जाते हैं उन झूठ के साथ बहता चला जाता है। और इसी तरह धीरे धीरे करके उन्होंने जिस तरह नीची जाति का नाम लेके, तथा कथित नीति जाति का नाम लेके जिस तरह की नफरतें फैलाई जाती है, उसी तरह की नफरतें मुसलमान को लेके या ईसाई को लेके फैलाई जाती है। लेकिन जब ईसाइयों के बीच में जब नफरत फैला रहे होते हैं, वहां भी पूरे देश में राम की बात हो रही होती है। अडवाणी जी यात्रा कर रहे होते हैं कि मंदिर यहीं बनेगा क्योंकि हमें मालूम है कि राम यहीं पैदा हुए थे। वो बात अलग है कि उस जमाने में क्या, आज भी मायके में ही पैदा होते हैं बच्चे।
तो अयोध्या में कैसे पैदा हो गए हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा यहीं पैदा हुए। लेकिन उस राम को लेके वो डांग में नहीं जाते, क्योंकि डांग में आदिवासी रहता है। आदिवासियों के बीच तो वो हनुमान को ही लेके जाते हैं कि तुम्हारा जो अपने तो सारे तुम्हारे जो गॉड्स हैं उनको तो भूल जाओ तुम्हारा नया जो देवता है वो हनुमान है, क्योंकि हनुमान सेवक था और तुमको भी सेवक ही रहना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कल को कहो कि राम भी हमारा और हम तुम्हारे बराबर हो गए। ये एक एक करके पूरा एक प्लान है इस देश को खत्म कर देने का, इस देश को हिंदू राष्ट्र में बदल देने का, जिसमें और वो हिंदू राष्ट्र जिसमें सिर्फ ब्राह्मणों की जगह होगी। जैसे हिटलर सिर्फ ब्लू आइड जर्मन आर्यन रेस की बात करता था, ये भी उसी तरह की बात करते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह के अपनी बात खत्म करना चाहती हूं कि हमारी जितनी अलग अलग जो कम्युनिटीज है उनकी कुछ भी लड़ाइयां हो, आपकी एक बहुत लंबी लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई है जो बहुत लंबी लड़ाई है। शायद आगे हमको 50 साल और लड़नी पड़े, 100 साल और लड़नी पड़े, शायद जो आप आज लड़ाई लड़ रहे हैं उससे अगली पीढ़ियां जो है उनको फायदा हो। लेकिन ये लड़ाइयां हम तब लड़ पाएंगे जब इस देश में लड़ने का माहौल रहेगा। अगर यहाँ पे तानाशाही आके हमारे देश पर कब्जा नहीं कर लेगी, अगर फासिस्टवादी ताकतें इस देश को बिल्कुल खत्म नहीं कर देगी, अगर हमारा लोकतंत्र बचेगा, अगर हमारा संविधान बचेगा, तो अपनी लड़ाई के साथ साथ आज हमको आवाज में उठानी बहुत जरूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसको हमको बचाना है, उसकी हमको रक्षा करनी है। ये पूरी तैयारी है यूपी के बाद खास तौर से कि राज्यसभा में जैसे ही इनका नंबर बढ़ेगा सबसे पहला हमला संविधान पे होगा। तो मैं इस गुजारिश के साथ अपनी बात खत्म कर रही हूं कि आपकी लड़ाई में हम जो भी हमारी सकत है, जो भी ताकत है, जो भी आवाज है, उसको हम आपकी लड़ाई में मिलाएंगे। और ये जो हमारी साझी लड़ाई है, ये जो पूरे देश की साझी लड़ाई है संविधान को बचाने की, उस लड़ाई में भी आप उतने ही जोर शोर से आवाज मिलाइए और आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि हमें पहले इस देश को बचाना है, फिर हम अपनी अपनी लड़ाइयां जो है उनको जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।